में डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कोई कंटेनर है ऑफ V वॉल्यूम, वॉल्यूम V, उसमें आप प्योर लिक्विड लेते हैं एज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं, जैसे वाटर जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम भी, और इसका सरफेस एरिया जो है जो सॉल्वेंट का, लेट द सरफेस एरिया ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज A। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लो इसको आप क्लोज्ड कर देते हैं, सिस्टम को क्लोज करने के बाद क्या होगा कि सरफेस से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे कि आप एरिया में देख रहे हैं, ऑल द सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट लिक्विड। तो अब इसमें जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस एरिया को छोड़कर वेपर फेज में जाना शुरू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन, और ये लिक्विड सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में आना शुरू कर देंगे, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि वेपर फेज से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जैसे सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस, तो ये लिक्विड फेज में आना शुरू कर देंगे। एंड आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल अब सरफेस छोड़ के वेपर फेज में जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड सरफेस से स्ट्राइक करके लिक्विड सरफेस में आ रहे हैं। तो इस स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड। अब मान लो इसी कंटेनर में, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में एंड सेम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर हम क्या करते हैं, 2 मोल की जगह 1 मोल प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और 1 मोल इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं इसमें। तो अब हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, जबकि सॉल्यूट पार्टिकल क्या हैं आपके, नॉन वोलेटाइल हैं। अब देखिए आप सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर पर और सेम सरफेस एरिया है। अगर आप सरफेस एरिया को देखें तो ग्रीन डॉट बता रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, और जो रेड डॉट हैं सरफेस एरिया में वो बता रहे हैं सॉल्वेंट वोलेटाइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब अगर आप देखें सॉल्यूशन का जो सरफेस एरिया है, सो उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ऑक्युपाई ओनली हाफ ऑफ द सरफेस एरिया, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन 2 मोल से कितनी कर दी आपने, 1 मोल कर दी, और 1 मोल क्या ले लिए, सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल ले लिए। तो यानी कि half of the surface area is occupied by solvent particle and other half of the surface area is occupied by non-volatile solute particles. So naturally अब इवेपोरेट कौन होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे। तो नेचुरली जो वेपर फेज में सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे उनके नंबर क्या होंगे, नेचुरली हाफ होंगे एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट में थे उससे कितने रह जाएंगे, हाफ ही रह जाएंगे। तो नेचुरली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ
It is given by vapor pressure of solution is equal to mole fraction of the solvent of the solution multiplied by vapor pressure of pure solvent at that particular temperature having same surface area. So we observed here that vapor pressure of solution containing non-volatile solid solute is always lower than the vapor pressure of its pure solvent at same temperature, same volume, having same surface area. It is observed that the lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute causes a lowering of freezing point compared to that of the pure solvent. यानी कि जो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज लोअर होगा देन इट्स प्योर सॉल्वेंट. नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय TF नॉट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट. तो यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों जो है वो दैट आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी कि इस टेम्परेचर पे क्या होता है, रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग. और इस इक्विलिब्रियम में जब दोनों स्टेट जो हैं दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड जो हैं उनके जो वेपर प्रेशर जो होते हैं दे आर आल्सो सेम. यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सब्सटेंस. So that temperature is called freezing point of the substance. Now on the basis of plots of temperature versus vapor pressure, let temperature in Kelvin, vapor pressure in atmosphere, or we can take vapor pressure in millimeter, mm, or in bar, as the case may be. Suppose let AB is the curve for liquid solvent for its vapor pressure at different temperatures, and DE is the curve for solution in its liquid state. So these curves shows the change in vapor pressure with change in temperature. Suppose at a particular temperature T, at a particular temperature T, as we know, the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always lower than the vapor pressure of pure liquid solvent at that particular temperature T. तो अब हम जो है वो पहले लेते हैं कर्व जो है वो सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का. तो जैसे जैसे आप लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. और जैसे ये बी पॉइंट पे पहुंचता है तो मान लो बी टेम्परेचर पर जो है वो आपका लिक्विड सॉल्वेंट जो है दैट स्टार्ट्स फ्रीजिंग इनटू फ्रोजन सॉल्वेंट सॉलिड. यानी कि बी पर जो है लिक्विड सॉल्वेंट की फ्रीजिंग शुरू हो जाती है और वो फ्रोजन सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो इस बी पर वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग. तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेट इट इज TF नॉट. इसके बाद टेम्परेचर जैसे ये सॉलिडिफाई हो जाता है आपका लिक्विड सॉल्वेंट, बी के बाद कर्व BC जो है दैट शोज द वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट. तो ये देयर इज स्टीप डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड.
नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन का लेते हैं। सॉल्यूशन का एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर ऑलवेज लोअर देन द सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूशन का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, लोअर होगा। तो नेचुरली सॉल्यूशन का कर्व जो है दैट इज विल बी बिलो द कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। अब जैसे जैसे आप कूलिंग करेंगे इसका भी वेपर प्रेशर लो होता जाएगा और एक पॉइंट ई आएगा जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फ्रोजन सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो लोअर टेम्परेचर पर करेगी एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। लेट दिस टेम्परेचर इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF। तो अब जो डिफरेंस आएगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, that is called delta TF. This difference in freezing point is called depression of freezing point. So let it is delta TF is equal to freezing point of pure solvent minus freezing point of its solution containing non-volatile solute. So we can write depression of freezing point delta TF is equal to freezing point of pure solvent TF naught minus freezing point of solution containing non-volatile solute. As we know, the freezing point of solution containing non-volatile solute is always lower than the freezing point of its pure solvent. Now it is observed that delta TF is directly proportional to m यानी कि small m, that is molality of the solution. So molality of the solution is the number of solute particles per kilogram of the solvent. यानी कि we can write W1 as the weight of solvent in kilogram. So it means the depression of freezing point is directly proportional to number of solute particles present per kilogram of the solvent. Hence, the depression of freezing point is a colligative property because it depends on the number of solute particles of the solution and does not depend on the nature of solute. Now, as delta TF is directly proportional to the molality of the solution, so we can write delta TF as Kf multiplied by molality of the solution, where Kf is called freezing point depression constant or molar depression constant or cryoscopic constant, and its value depends on the nature of solvent. Now, if molality m of the solution is unity, it means that if the concentration of the solution is 1 molar, that is, if the solution contains 1 mole of non-volatile solute per kilogram of the solvent, then equation 1 becomes
delta TF is equal to KF, यानी कि depression of freezing point becomes equal to cryoscopic constant KF. So here we can define the cryoscopic constant KF. So it is the depression of freezing point of the solution whose concentration is 1 molar. That is the solution which is containing 1 mole of non-volatile solid solute per kilogram of the solvent. So now from equation 1, delta TF is equal to KF into 1 molality of the solution M. So we can derive the unit of depression of freezing point. So unit of delta TF by rearranging this equation 1. So upon rearranging, we get KF is equal to delta TF, yani depression of freezing point, divided by molality of the solution. So as we know, the unit of depression of freezing point, let it is in Kelvin, and the unit of molality is number of moles of non-volatile solute present in the solution per kilogram of the solvent. So the unit of KF becomes Kelvin kilogram per mole. Delta TF is equal to KF, cryoscopic constant KF, multiplied by molality of the solution. अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन M is equal to number of moles of solute in the solution, let it is represented by N2, divide by weight of solvent in kilograms, let it is W1. So we can write here delta TF is equal to KF multiplied by number of moles of solute in the solution divided by W1, weight of solvent in kilogram. So our equation becomes delta TF is equal to KF multiplied by number of moles of solute divided by weight of solvent in kilogram. Now, as we know, number of moles of solute N2, number of moles of solute is given by weight of solute in grams, let it is W2, divided by molar mass of solute in grams, let it is noted by M2. So our above equation becomes, let it is equation 2. So equation 2 becomes, अगर हम N2 की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, weight of solute in grams W2 divided by molar mass of solute in grams M2, तो equation 2 becomes
एस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ मल्टीप्लाइड बाई, अब N2 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 1 over weight of solvent W1 in kilograms, किलोग्राम। यानी कि we can write this equation, if weight of solvent is in kilogram, then we can write delta TF is equal to KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाई M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 1 over W1 weight in kilograms. Let this equation is 3. Now if weight of solvent is given in grams, then equation 3 will become अगर ये W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लो ग्राम में दिया है, गिवन इन ग्राम्स, तो इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF मल्टीप्लाइड बाई W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 1 over वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मान लो ये इन ग्राम्स में दिया है, तो अब मोलैलिटी तो पर किलोग्राम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होती है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। लेट दिस इक्वेशन इज 4। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 4 we can get the molar mass of the solute as M2 is equal to molar mass of the solute is given by cryoscopic constant Kf multiplied by W2 weight of solute in grams divided by depression of freezing point delta TF multiplied by 1000 to convert the weight of solvent in grams divided by W1 weight of solvent in grams. So from this equation we can get the molar mass of solute by using the depression of freezing point as the colligative property. अब मान लो हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम of water. So calculate the depression of freezing point delta TF and B calculate the freezing point of ethylene glycol C2H6O2। और जबकि सॉल्वेंट का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिस इज गिवन। तो अब इसमें जैसे कि आपको पता है कि सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 और सॉल्वेंट है आपका वाटर। सो we can say W2 is the weight of solute, let it is 45 gram of ethylene glycol. W1 is weight of solvent 600 gram of water and molar mass of solute ethylene glycol M2 is given by 62 gram per mole। तो ये कैलकुलेट करके हमारा मोलर मास पर मोल आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल N2 हमें कैलकुलेट करने, दैट इज गिवन बाय
वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ग्राम। सो W2 है आपका 45 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है आपका, कैलकुलेट करके आया हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 0. इसको कैलकुलेट करके 0.73 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब W1 दिया हुआ है हमारे पास 600 ग्राम। W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना ऑफ H2O। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैलिटी के लिए W1 को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वी कैन से इज इक्वल टू 600 ग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम। तो हमारा आ जाएगा 1 kg में आ जाएगा वेट। ये वेट आ गया हमारा 0.6 किलोग्राम। अब मोलैलिटी M of the solution is number of moles of solute per kilogram of the solvent water, यानी कि weight of solvent in kilogram, so divide by W1 in kilogram। तो ये आ गया हमारा मोलैलिटी। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना था 0.73 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय वाटर सॉल्वेंट का कितना वेट है W1, ये आया हमारे पास 0.6 किलोग्राम। और इस तरह से कैलकुलेट करके आ गया मोलैलिटी आ गई 1.2 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर। अब KF हमें वाटर का जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है दैट इज गिवन। सो यहां से हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। तो KF गिवन है आपका वाटर का सॉल्वेंट का 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी 1.2 मोल पर किलोग्राम। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। सो डेल्टा TF आ गया आपका इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके आ गया आपका 2.2 केल्विन। से कैलकुलेट करके डेल्टा TF इज इक्वल टू 2.2 केल्विन आ गया हमारा। अब जैसे एज वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो अब डेल्टा TF आपका कैलकुलेट करके आ गया 2.2 केल्विन। अब वाटर का सॉल्वेंट वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन माइनस TF। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing non-volatile solute ethylene glycol is given by 273.15 Kelvin minus 2.2 depression in freezing point 2.2 Kelvin। सो इस तरह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इथाइलिन ग्लाइकोल उसका जाएगा 200 कैलकुलेट करके 70.95 केल्विन आंसर। सो थैंक यू, धन्यवाद।